नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ट्विटर पर देश में पहली एफआईआर हो गई है। ये एफआईआर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धार्मिक आधार पर पिटाई के झूठे आरोपों वाले ट्वीट पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर हुई है। नए आईटी कानून का पालन न करने को लेकर ट्विटर अपना रक्षा कवच खो चुका है और इसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। लेकिन इस कार्रवाई से एक तीर से दो निशाने सधे हैं। एक और ट्विटर पर सरकार की नकेल कसी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष को घेरने की कोशिश भी हुई है। सवाल यह है कि क्या ट्विटर के कंधे पर यूपी की सियासी जंग छिड़ गई है? क्या हिंदू मुसलमान पर अब आर पार की जंग छिड़ेगी? और क्या ट्विटर ने जानबूझकर अफवाह फैलने दी? क्या झूठी खबरों पर ट्विटर का जो रवैया है वो पूरी तरह से सिलेक्टिव है? आज की बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। ट्विटर पर 72 साल के अब्दुल समद की पिटाई को लेकर एक मजहबी अफवाह फैली और देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा हो गया। लेकिन अब धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोपों में ट्विटर भी घिरा आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर में ट्विटर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुस्लिम बुजुर्ग के पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर कर दी है। इसके अलावा तमाम उन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है जिन्होंने इस वीडियो को ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके यह दावा किया था कि बुजुर्ग से मारपीट की गई और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पुलिस का यह साफ कहना है कि इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ये आपसी झगड़ा एक ताबीज को लेकर के हुआ था और पीटने वाले लोगों में मुस्लिम युवक भी शामिल थे जिनको जेल भेज दिया गया है। ट्विटर पर अफवाह पहली बार नहीं फैली, लेकिन भारत के नए आईटी कानूनों का पालन न करने की वजह से ट्विटर ने अपना रक्षा कवच खो दिया। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है, यूपी में जो हुआ वो फर्जी खबरों को लेकर ट्विटर के मनमाने रवैये का उदाहरण है। वैसे तो ट्विटर अपनी फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म को लेकर ज्यादा ही उत्साह दिखाता रहा है, लेकिन यूपी जैसे मामलों में कार्रवाई करने में नाकाम रहना परेशान करता है और ये बताता है कि झूठी खबरों से उसके लड़ने में विसंगतियां हैं। नए आईटी कानूनों का पालन ना करने और कुछ बीजेपी नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कहने पर पहले से विवादों में घिरे ट्विटर ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर फिलहाल चुप्पी बरती है। आज तक से ट्विटर ने कहा है कि वो एफआईआर को परख रहे हैं। ट्विटर से सरकार की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन इसी बहाने हिंदू मुसलमान के झगड़े ने उत्तर प्रदेश के माहौल को गर्मा दिया है। कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इसी ट्वीट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर लिखा था, प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। फर्जी तरीके का वीडियो लोड किया गया था। उसमें एक तरह से हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई थी। जब वो सच खुल गया तो स्वाभाविक है कि ट्विटर को उसको वीडियो को हटा देना चाहिए था। नहीं हटा होगा, इसलिए उस पर मुकदमा लिखा गया। गाजियाबाद पुलिस ने अफवाह फैलाने को लेकर जो एफआईआर दर्ज की है उनमें ट्विटर के अलावा कांग्रेस नेता या बीजेपी की नीतियों के विरोधी रहे लोगों के नाम है। ऐसे में एफआईआर को लेकर कांग्रेस के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी आ रही है। झूठ और असहमति के ऊपर कार्रवाई बराबर से होनी चाहिए। अगर कार्रवाई इस पक्ष पे हो रही है तो कार्रवाई अमित मालवीय और संबित पात्रा के भी झूठों पर होनी चाहिए। बरसों बरस से ये ट्विटर के जरिए सामाजिक वैमनस्य फैला रहे हैं, लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे बड़े नेताओं के प्रति झूठी अफवाहें प्रचारित कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल थोड़ी चल पाएगा। साफ जाहिर है कि ये हिंदू मुसलमान और ट्विटर पर घमासान अभी जल्द थमता नहीं दिख रहा है। यूपी चुनाव तक इसकी गूंज सुनाई पड़ सकती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक आनंद, गाजियाबाद, आज तक। ट्विटर पर इस तरह की कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ट्विटर मानेगा भारत के कानून? भारत सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि भारत की कंपनियां
जब विदेश जाती हैं तो स्थानीय तमाम कानूनों का वो पालन करती हैं। ट्विटर पर भी वो पूरी तरह से लागू हो रहा था, लेकिन ट्विटर ने नियमों को नहीं माना। इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके तुरंत बाद हम सब ने देखा गाजियाबाद में कैसे एफआईआर ट्विटर के ऊपर दर्ज कर ली गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से रोहन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक सलमान निजामी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी। संगीत रागी आरएसएस के जानकार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दंगल की बहस का नियम सबसे पहले आपको बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को हम 1.5 मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका देंगे। इसके बाद डिबेट ओपन होगी और फिर तमाम मेहमान एक दूसरे के बीच में भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, एफआईआर दर्ज हो गई है ट्विटर के खिलाफ, क्या हासिल होगा इससे? चित्रा जी, ट्विटर जो है एक कंपनी है और भारत में अगर उसको रहना है तो संविधान कहना है। भारत के कानून से ऊपर ट्विटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्विटर को मौका दिया गया था कि जो नए इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसके तहत वो कंप्लायंस करे और जो उसके अधिकारी हो वो भारत में हो। उन्होंने फैसला किया कि हम भारत के कानून और संविधान से ऊपर है, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो जो सुरक्षा कवच मिलता है प्लेटफॉर्म होने का, उनके पास से हट गया। और ट्विटर से तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको एक विचारधारा के लोगों के ट्विटर अकाउंट मैनिपुलेटिव बताते हैं, आप उनके अकाउंट सस्पेंड करते हैं, तो ये जो सारे लोग हैं, मोहम्मद जुबैर, सलमान निजामी, असदुद्दीन ओवैसी खुद और बाकी जो लोग हैं, ये लोग जहर उगल रहे हैं और झूठे तथ्यों पे उगल रहे हैं। तो इन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? भारत का कानून तो कार्रवाई कर ही रहा है। दूसरी बात ये बताना जरूरी है कि ये जो भी मसला था, ये एक अपराध है, निंदनीय है, लेकिन इसको धार्मिक चश्मे से देखना राहुल गांधी द्वारा कितना सही है, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा, समाजवादी पार्टी के लीडर फेसबुक लाइव करवा के झूठे तथ्यों पे जानकारी दे रहे हैं, इससे क्या सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी? कानून व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी झूठी बातें फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी। ठीक है गौरव, आपका कोई किसी को आपत्ति नहीं खत्म हो गया है। रोहन गुप्ता जी, सीधा सा सवाल जो गौरव भाटिया जी की ओर से उठाए गए हैं, एक तो क्या अफवाह फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से भी की गई है ट्वीट करके बार बार, और ट्विटर की इम्यूनिटी अगर सरकार की ओर से कम की गई है तो उस पर कांग्रेस पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए बिल्कुल चित्रा जी, मैं यहाँ पे कोई ट्विटर का पक्षकार बन के नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि ये सरकार की जो मंशा है, देखिए अगर किसी ने गलती की है, आपने एफआईआर की, आप कार्रवाई कीजिए। तो एफआईआर तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, जिन्होंने झूठ फर्जी वाला फैलाया, हमारा ही लेटर यूज करके किया। तब सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं की? तब आपने ट्विटर ने जब उसको मैनिपुलेटेड मीडिया कहा, आपने उसकी तहकीकात भी नहीं की। आप एक मुद्दे पे आप तहकीकात करते हैं। बिल्कुल इस देश में झूठ फैलाना गलत है, वो कोई भी आदमी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर सरकार की विश्वसनीयता कब होती चित्रा जी? जब ये कार्रवाई खुद के जो स्पोक्स पर्सन उसके खिलाफ भी होती। जब आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों ट्विटर को कहा गया कि कोविड रिलेटेड जो पोस्ट है आप प्लेटफॉर्म से हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार का उसमें विरोध दिख रहा था। उसके पहले फार्मर किसानों का जो आंदोलन था तब भी ऐसी पोस्ट थी, काफी हैंडल्स को उन्होंने बैन कर दिया। ये सब चीजें क्यों? क्या सरकार के हिसाब से चलेगा वही सही है? जो सरकार के खिलाफ है वो देश के खिलाफ नहीं हो सकता है चित्रा जी। हम लार्जर पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सरकार को एक माइंड अपना ओपन करना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं है और सरकार की नीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश ये चीज देख रहा है। सरकार के खिलाफ कभी भी कोई भी शब्द आप बोलो, सरकार उसके खिलाफ हो जाती है। यहाँ पे हम ट्विटर की बात करते हैं। आज ये सरकार की नीयत तब साफ होगी जब सारे लोग, और मैं आपके इनके जो प्रवक्ता हो या उनके राष्ट्रीय जो दूसरे पदाधिकारी हो, मैं 50 एग्जांपल दे सकता हूँ ट्विटर जी जो ट्विटर पे उन्होंने चित्रा जी फर्जी वाला फैलाया हो। क्यों आज तक नहीं? आज भी वो पोस्ट है वहां पे, क्यों उस पर एक्शन नहीं है? अब जब सरकार अपनी विश्वसनीयता सही बनाना चाहती है, यानी उसको कि सबके आपका ऊपर ये कहना है कि सरकार को जो चीजें सूट करती है उस पर तो वो ट्विटर की खिंचाई नहीं करती, लेकिन जो चीजें उसके खिलाफ चली जाती हैं उसको लेकर तुरंत वो सामने आ जाती है। इस पर गौरव भाटिया जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलमान निजामी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सलमान निजामी साहब, आपके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है, इस तरह का फर्जीवाड़ा क्यों फैलाया गया? जब आपको तथ्य नहीं पता था तो फिर सांप्रदायिक रंग एक व्यक्तिगत मुद्दे को देने की कोशिश
आप लोगों की ओर से क्यों की गई? सलमान निजामी। देखिए चित्रा जी, आप इंडिया टुडे ग्रुप की एंकर हैं। मेरे पास प्रूफ है जो इंडिया टुडे ने खबर जो है चलाई, और उसके साथ साथ कई नेशनल चैनल्स थे और न्यूज पेपर्स भी थे जिन्होंने ये खबर चलाई। हमने सिर्फ कंडेम किया, मैंने कहीं भी ट्वीट में वो वीडियो पोस्ट नहीं किया। और विक्टिम की जो फैमिली है आज भी वो कह रही है कि पुलिस झूठ बोल रही है और उसको हैरास किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसे फोर्सिबली जो है वो स्लोगन रेज करने के लिए बोला गया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने कार्रवाई करनी है, बहुत से लोगों ने उसको कंडेम किया है, ये सिर्फ सलमान निजामी ने कंडेम नहीं किया, हमने तो आपके चैनलों को कोट करके, न्यूज को कोट करके कंडेम किया है। जो आपने खबर दिखाई, हमने घर में कोई खबर नहीं बनाई, आपने कोट किया, अपने चैनलों पे दिखाया, हमने उसको कंडेम किया। मेरे साथ चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने भी कंडेम किया। लेकिन जो एफआईआर है उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मेंशन किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये माइंडसेट क्या है भाजपा सरकार का, ये माइंडसेट क्या है आप मुझे बताइए। कई ऐसे अभी मेरे पास ट्वीट प्रूफ पड़े हुए हैं जो बाकी धर्म के लोग भी कंडेम कर रहे हैं, उन पे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो फर्जी खबर जिन्होंने ट्वीट किया है, खुद किसी मीडिया चैनल को कोट नहीं किया, हमने तो मीडिया चैनल को कोट करके कंडेम किया है। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो खुद ही फर्जी न्यूज और ट्वीट चलाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता है। ठीक है, इस पर गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि जैसे जैसे खबरें आती हैं लगातार हमारे चैनल उसको दिखाता है, उसमें जो भी अपडेट आता है या पुलिस का वर्जन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सलमान निजामी, अगर पुलिस की ओर से दो टूक कह दिया गया कि ये मामला दरअसल सांप्रदायिकता से या जय श्री राम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस बात को स्वीकार करने के लिए आप लोग क्यों नहीं तैयार होते? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर जवाब आप दीजिएगा, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले 1.5 मिनट सबको शुरू में बोलने का मौका देते हैं। अनुराग भरदौरिया जी, आपके पास आते हुए गौरव भाटिया की ओर से कहा गया है कि फेसबुक लाइव करके पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश आप लोगों की ओर से की गई है। इस पर जवाब, और ट्विटर के खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है उस पर क्या है समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया? देखिए, जैसे जैसे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति पर जोर मारना शुरू कर देगी, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम तो किया नहीं, इसलिए परेशान है और बौखलाए हुए, उनको किसी न किसी तरह का मुद्दा चाहिए। अब जहाँ पे ट्विटर पे एफआईआर करने की बात है, चूंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकना चाहते हैं, क्योंकि खासकर कई मीडिया प्लेटफॉर्म है जो खबर जनता तक पहुंचने नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का इतना खौफ, अपना तानाशाही अपनाते हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें लोगों को आना चाहती है उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना चाहते हैं, ये और कुछ नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी सक्षम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रात के अंधेरे में बिना माँ बाप के परमिशन के बच्ची के अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये अब एक पत्रकार को पहले बोलते हैं हत्या हुई थी, बाद में बोलते हैं जब उसके ऊपर प्रेशर बनता है तब कहते नहीं, पहले बोलते एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या करते। तो इनकी तो बात को मानिए मत। दूसरी बात, ये दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर में एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो माहौल ऐसा जिससे कि लोगों के बीच में एक संप्रदायों के बीच में एक तनातनी हो, जिसे इनको और कुछ नहीं करना है। अगर इनको सही मायने में जांच करनी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार का खौफ ही नहीं है, कोई किसी को पीट के चला जाएगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, कोई किसी को कैसे पीट सकता है भाई? इसके मतलब आपका इकबाल खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म है। कोई आएगा किसी को पीट देगा, किसी को भी पीट पाट के चला जाएगा, उसके बाद खबरें बनेंगी। जब वो सोशल मीडिया पे आएगा तो तब पुलिस जगेगी, और पुलिस जगने के बाद उसमें खोजती फिरेगी कि उसका एंगल क्या है, कौन सा एंगल है जिसको हम पकड़े और सांप्रदायिक रूप रंग दें। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने का काम कर रही है? संगीत रागी जी, और ट्विटर के खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है, चूंकि ये अपने आप में पहला इस तरह का मामला है जब अमेरिका की किसी इस तरह की कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ हो, तो उस पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, ट्विटर की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में बहुत साफ है। जो एक पैटर्न देखा जा रहा है कि ट्विटर जो है, चूंकि ट्विटर ने भारत के कानून को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात, ट्विटर जो है कहीं न कहीं जो कॉमनल एंगल है उसको बढ़ावा दिया बिना चीजों को वेरीफाई किए हुए। ट्विटर यदि चाहती तो इसको रोक सकती थी, उसने रोका नहीं, इसको होने दिया। तीसरी बात, अनुराग भदौरिया ने बहुत साफ कहा है, वो बेचारे बड़े स्पष्टवादी हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये सब चीजें होती रहेंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आ रहा है तो मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने के लिए
कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस प्रतियोगिता में शामिल है और ऐसे धंधे वो आने वाले दिनों में करते रहेंगे, ताकि मुस्लिम वोटों की लड़ाई जो उनके आपस की जो प्रतियोगिता है, किस प्रकार से मुस्लिम वोट गोलबंद हो, उनके पक्ष में काम करें, ये हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा था और ये हम उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में भी हम देखेंगे। पूरा मामला साफ साफ मुस्लिम वोटों के गोलबंदी का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, ये मुझे याद दिलाता है 2002 के गोधरा के बाद एक प्रकार से नेशनल मीडिया, उन दिनों के नेशनल मीडिया के कुछ बड़े प्रख्यात एंकर थे और जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने और आप लौटिएगा उस पर, चूंकि आपका वक्त खत्म हो गया है। जब डिबेट हम ओपन करेंगे अपनी बात रखिएगा। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा काफी ज्यादा अहम हो जाती है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी सर, ये जो कार्रवाई हुई है या भारत के नियमों को नहीं मानने के खिलाफ अब जो अधिकार दिए गए थे ट्विटर को, वो जो छीन लिया है भारत सरकार ने, इसके मतलब और मायने आम लोगों की भाषा में पवन दुग्गल जी क्या निकाले जाए? इसके मायने बहुत साफ है। अगर आप आग के अंदर कूद रहे हैं और आपको कानून ने एक फायर प्रोटेक्शन सूट दे रखा है, तो लाजमी सी बात है कि आग आप तक नहीं पहुंच सकती। ये सुरक्षा कवच ऑलरेडी कानून ने सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रखा था। लेकिन ये जो हनीमून जो चल रहा था इन सर्विस प्रोवाइडर्स का 2009 से 2021 तक, वो हनीमून कहीं ना कहीं तो बंद होना था। वो बंद हुआ 2021 फरवरी में, जब केंद्रीय सरकार आईटी रूल्स लेकर आई। ये आईटी रूल्स 2021 अनिवार्य हैं। कहते हैं कि साहब, अगर आप मेरे प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो जो आपको सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखा है एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते, वो आपसे छीन लिया जाएगा। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि अब आप एक नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल लीगल एंटिटी बन जाएंगे। आपको हर लीगल एक्शन को डिफेंड करना पड़ेगा, आप पर मुकदमे होंगे, एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी बात कि अब आपको क्रिमिनल लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। आपकी टॉप मैनेजमेंट को हम अरेस्ट कर पाएंगे, उन्हें जेल भेज पाएंगे, सजा दे पाएंगे। तो जब ये कहानियां आनी शुरू हुई, अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं बातें कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें 90 दिन का समय दिया गया था। उन्होंने 90 दिन के समय में अधिकांश लोगों ने कंप्लाई किया। ट्विटर ने कहा कि हम 90 दिनों के बाद भी कंप्लाई नहीं करते, लेकिन हाँ, हम वचनबद्ध हैं आपके प्रति, इसलिए हम कंप्लाई करने की मंशा रखते हैं। अब वो कानून में बात बनती नहीं है। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। चूंकि बहुत सारे सवाल गौरव भाटिया जी विपक्षी पार्टियों ने आपके ऊपर उठाए हैं, इस वजह से सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन पवन दुग्गल जी ने भी काफी ज्यादा अहम बातें कही हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, गूगल हो या तमाम ऐसी कंपनियां जो विदेश की हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जैसे ही इस नियम को लागू किया गया, बाकी लोगों की ओर से माना गया उस पर सरकार के साथ आपसी वार्ता करके। लेकिन चूंकि ट्विटर की ओर से बार बार इस पूरे मामले में उस तरह का रुख नहीं अपनाया गया, इस वजह से उसके अधिकारों को छीन लिया गया है। लेकिन गौरव भाटिया जी, एक तरफ अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इस घटना से समझा जा सकता है। सलमान निजामी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता बीजेपी के भी हैं जो इस तरह की खबरें प्रसारित करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच सिर्फ ट्विटर का ही नहीं, क्या बीजेपी का भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है? चित्रा जी, थोड़ा समय दे दीजिएगा, 3-4 वक्ता हैं, उन सबकी बात का उत्तर देना है। सबसे पहले जो पवन जी ने कहा, कोई भी कानून का ज्ञाता होगा और संविधान में आस्था होगी तो यही बात कहेगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने सुना और ऐसा लगा, उनको लगता है ट्विटर है तो वो हमारे संविधान से ऊपर है, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती। तो मैं बताऊंगा किस तरह से द्वेषपूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एफआईआर कहते हुए कि मैनिपुलेटिव मीडिया और गलत टूल किट डाली है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस एफआईआर पे रोक लगाई। रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और संबित पात्रा हमारे साथी हैं उनके मामले में। और इनसे ये पूछिए कि ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी बिना तथ्यों की जानकारी लिए, और मेरे हाथ में देखिए गाजियाबाद पुलिस का स्पष्टीकरण है जिसमें उन्होंने बताया ये धार्मिक का मामला नहीं है कि यहाँ सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, बल्कि ये दो गुटों में आपसी जो उनके मतभेद है उसका मामला है। ये स्पष्टीकरण राहुल गांधी ने क्यों नहीं देखा? और वो बात करते हैं कि भाई सच्चे राम भक्त कौन होते हैं, तो क्या सच्चे राम भक्त वो होते हैं जो बंद गले के सूट पे जनेऊ पहन लेते हैं, या कहते हैं मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, या भगवान राम को काल्पनिक बता देते हैं?
खैर, ये तो हुई राहुल गांधी की बात। दूसरी बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने करी, उन्होंने दो बातें उठाई। उन्होंने कहा कि जब कोई कंपनी, जब इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है उसको रोक लगाई जाती है। तो मैं दिखाता हूं, ये देखिए, एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन का कवर पेज है। उन्होंने कहा था वर्स्ट सीएम अखिलेश यादव जब वो थे। इस मैगजीन को समाजवादी पार्टी ने जलाया था सार्वजनिक तौर पे कि ये बात आगे ना बढ़े। और दूसरी बात मुस्लिम हिंदू की करते हैं, इनका मैनिफेस्टो है पार्टी का। चित्रा जी, ये पूछ लीजिएगा कितना संवैधानिक है। कहते हैं मुस्लिम बच्चियों को तो हम पढ़ाई कराएंगे, 30,000 रुपए देंगे, लेकिन हिंदू, सिख, ईसाई बच्चियों के लिए ऐसा कोई बात इनके मैनिफेस्टो ने नहीं करी। अब मैं आता हूं सलमान निजामी में। सलमान निजामी जी का मामला तो और गड़बड़ है। सलमान निजामी जी को भी देखना चाहिए था कि गाजियाबाद पुलिस ने क्या लिखा, उसके बाद ट्वीट करना चाहिए था। लेकिन इनके कुछ पुराने ट्वीट हैं जिसपे ये कहते हैं कि आई हेट इंडिया, और जो शहीद अफजल गुरु हैं उनको फांसी हुई गलत। अब ये हाथ पे ट्वीट है। इस तरह के ट्वीट अगर भारत में कोई डालेगा, बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोले, कोई बात नहीं। चित्रा जी प्लीज, चित्रा जी मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। मेरे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है प्लीज। बारी बारी से सलमान निजामी जी, एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। जल्दी से गौरव भाटिया जी। हाँ, इनके ट्वीट है। दूसरा ट्वीट कहता है कि कश्मीरी पंडितों को भगाना बीजेपी की साजिश थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब आप बताइए इससे क्या सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते? तीसरा ट्वीट जो मैंने आपको अभी चुप करा लीजिए प्लीज। चित्रा जी, ये गलत बात, मैं आपको कह रहा हूं, दिन दहाड़े लोगों को पीटा जा रहा है, उसमें सलमान निजामी साहब, यहाँ पर विवाद तो व्यक्तिगत था ना सर। व्यक्तिगत विवाद को अगर इस तरह से आप लोग तूल देंगे, और वो भी पुलिस का वर्जन सामने आने के बाद, इस पर आप जवाब दीजिएगा। आपके खिलाफ तो एफआईआर हो गई है साहब, ठीक है, इस पर आप बोलिएगा एक बार, उनकी बात पूरी हो जाए एक बार। जल्दी से गौरव जी, जल्दी से। ठीक है, ठीक है सलमान निजामी जी, ठीक है। कारपेंटर चित्रा जी धन्यवाद। बस मैं अंत करूंगा। अब मैं आपको इनकी एक और ट्वीट के बारे में जानकारी, देखिए घबरा, देखिए कितना गए, इनको शांत करा लीजिए तो मैं बताऊं। सलमान निजामी जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बोलिए गौरव जी। चित्रा जी, इनका एक और ट्वीट है जो कहता है, और ये कांग्रेस के ही साथी हैं, राहुल गांधी के बड़े घनिष्ठ हैं, महिला अपने पहनावे से रेपिस्ट को आकर्षित करती है। अब आप बताइए, अगर ऐसे ट्वीट हों और सरकार कार्रवाई करना चाहे तो क्या गलत है? मैं समझता हूं बिल्कुल उचित है। और अगर आपको भारत में रहना है तो भारत के नियमों का पालन करना होगा। और जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम कर रहे हैं, इसको तुरंत रोक लगनी चाहिए। इनकी पार्टियों के नेताओं की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। रोहन गुप्ता जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, राहुल गांधी की ओर से भी जो ट्वीट किया गया था उसको रिट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी, लेकिन वो ट्वीट करने के बाद फिर उसके बाद जो पुलिस का वर्जन होता है उसका जिक्र कहीं पर नहीं आता है। यकीनन अगर बड़े नेताओं की ओर से या किसी भी ओर से अगर इस तरह की बातों को फैलाया जाएगा या सांप्रदायिक रंग एक व्यक्तिगत विवाद को दिया जाएगा तो आगे ये चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े आग के रूप में, सांप्रदायिक हिंसा के रूप में तब्दील हो सकती है। इस बात की गंभीरता को क्या समझने की जरूरत नहीं है? रोहन गुप्ता जी। देखिए चित्रा जी, भाजपा को हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमेशा सुहाती है और आज भी ये लोग वही कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है, मैंने मेरी बात की शुरुआत में की है, अगर आपको एफआईआर की है और आपको लगता है कि जो सही है आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ में हैं। तो मुझे बताइए ये लोग कौन से मुंह से हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? जो राम मंदिर ट्रस्ट की जो बात हुई, आज शंकराचार्य जी ने भी कहा कि उनका जो फर्जीवाड़ा है उसकी जांच होनी चाहिए, क्या वो भी फर्जी खबर थी? बताए, ट्विटर को बता दे, उसको भी हटा लो अगर फर्जी खबर है। जो गंगा में तैरती लाश है, क्या वो भी फर्जी खबर है? मुद्दा यहाँ पे क्या है चित्रा जी, जितनी भी भाजपा की विफलता है, उनको लगा कि इस मुद्दे को यूज करके हिंदू मुसलमान करके हम बच जाएंगे। नहीं, वहां पे सरकार है। मैं बोल रहा हूँ कि आपने एफआईआर फाइल किया है, आपको लगता है कि ये एंगल नहीं है, पर वहां पे हिंसा तो हुई, आप एक्शन लीजिए, और जिसने भी झूठ फैलाया उस पर एक्शन लीजिए। पर साथ में आपकी जिम्मेदारी उतनी भी है कि जो आपके खिलाफ लिखता है उसके ऊपर आप जितना लोग हावी होते हैं, आपका जब आपके खिलाफ कुछ लिखा जाता है सोशल मीडिया में, उसके खिलाफ भी आप करिए। और फर्जी जो मैसेज, बीच में मत भूलिए गौरव जी, सुनिए, आपने जो एग्जांपल दिए, मैं 50 एग्जांपल दे सकता हूं चित्रा जी, जो आज भी पोस्ट है सोशल मीडिया पे जो भाजपा के आधिकारिक लोगों ने फैलाया। क्यों उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली जाती है? आपकी जो फर्जी खबरें हैं वो आपके के खिलाफ होती है, उसी के ऊपर है। मैं मानता हूं सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी आदमी झूठ फैलाए, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं सिर्फ ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये चीजें फेसबुक पे भी होती है, ये चीजें दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी होती है, तब सरकार क्यों सोई बैठती है? यहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति मत कीजिए। राम मंदिर वाले जो फर्जी वाले मामले में अपने आस्था में अवसर
बीच में मत बोलिए प्लीज। आस्था में अवसर का जो आपका जो गिलौना चेहरा है देश के सामने एक्सपोज हो गया। कौन से मुंह से हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? आपने बहुत लड़वा लिया लोगों को, लोग जानते हैं आपकी हकीकत का है। जब जब आप फंसते हैं तब हिंदू मुसलमान के गौरव भाटिया बात को जी, निकालने का प्रयास करते हैं, अब आप नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, जब जब आप फंसते हैं तब तक किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं गौरव भाटिया जी? मैं दो बातें कहूंगा। सबसे पहले तो देखिए एक्शन ले लीजिए, एक्शन ले लीजिए। चित्रा जी, फर्जी खबर है? हम मेन मुद्दे पर रहते हैं सर, जिस मुद्दे पर गाजियाबाद और ट्विटर के मुद्दे पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, सभी से इस बात की गुजारिश है, सभी से गुजारिश है, क्योंकि इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। गौरव भाटिया जी एक जवाब दीजिए, अनुराग भदौरिया, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। धन्यवाद। चित्रा जी, पहली बात इन्होंने क्या कही, एक्शन होना चाहिए, हम भी यही बात कह रहे हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट सब्जेक्ट है, जहां जहां जो सरकार होगी, कांग्रेस की भी होगी और बीजेपी की भी होगी, आप एक्शन लीजिए। और कांग्रेस की सरकारें तो झूठे एक्शन ले रही हैं जिसमें हाईकोर्ट रोक लगा रहा है। दूसरी बात, प्लीज आप बीच में बोल रहे हैं चित्रा जी, प्लीज बीच में बोल रहे हैं, मुझे एग्जांपल दीजिए गौरव जी। शांत कराइए, चुप कराइए। मैं इनसे तू मैं करने तो आया नहीं। आपके चित्रा जी आप आ जाइए प्लीज, एफआईआर की है, आप इनको चुप कराइए। गाजियाबाद की घटना को सांप्रदायिक रंग देने के मामले में ट्विटर इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी बात को लेकर हमारी चर्चा जारी है और इन सब के बीच आपको बता दें 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने में, ऐसे में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बेवजह एक व्यक्तिगत विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अनुराग भदौरिया, जल्दी से आपके पास आते हुए उसके बाद एक एक करके बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। यह तो महत्वपूर्ण है ना कि चूंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, इससे कोई भी मुद्दा मिले उस पर तुरंत भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो जाओ, ये देखे बिना कि मामला वास्तव में हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक है भी जय श्री राम कहने से जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहां पर ताबीज बनाने का व्यक्तिगत मामला था, लेकिन उस व्यक्तिगत मामले को जिस तरह से तूल दिया गया, उसने यकीनन माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों की ओर से। देखिए चित्रा जी, बार बार मैं बीजेपी की प्रवक्ता से कहता हूं कि आप 4.5 साल के विकास का काम गिनाइए। जनता आपको सुनती है तो वो घिसे पिटे 4 पेपर लिए घूम रहे हैं 10 दिन से, वही गाते रहते हैं। मैं कहता हूं आपकी सरकार ने क्या काम किया वो बताइए। कैसे बताएंगे वो कि यहाँ पे नदियों में लाशें तैरती रही? कैसे बताएंगे कि अपने लोगों की यहाँ पे जानवर नौचते रहे? कैसे बताएंगे कि घर की बेटी को यहाँ पे रात के अंधेरे में जला दिया गया? कैसे बताएंगे कि यहाँ पत्रकारों की हत्या हो रही है? कैसे बताएंगे यहाँ पे जहरी शराब से लोगों की मौतें हो रही है? कैसे बताएंगे बेरोजगारी से यहाँ पे शाहजहांपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे बनारस हो, लोग आत्महत्या कर रहे हैं? कैसे बताएंगे कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लोगों की कमर टूट रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं? इनको सिर्फ जाति धर्म की बात करनी है, जाति धर्म की राजनीति करनी है, चूंकि ये विकास का काम गिना नहीं सकते। मैं तो चैलेंज करता हूँ, फेसबुक लाइव का वो बार-बार जिक्र कर रहे हैं, ये विकास का काम गिना ना 4.5 साल में क्या किया? व्यक्तिगत विवाद में फेसबुक लाइव करने की क्या जरूरत थी समाजवादी पार्टी को? मैं कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर इस देश के अंदर में है कि नहीं है? सरकार उत्तर प्रदेश में है कि, इसलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। यहाँ पे कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं है, कौन किसको ठोक दे कब, कौन पुलिस वाले जनता पुलिस को, गुंडा पुलिस को, पुलिस गुंडा को, कौन किसको यहाँ ठोको नहीं चल रही है। भाई कानून व्यवस्था है कि नहीं? आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है? आप मुद्दा बनाते हो, आप कार्रवाई कम करते हो, मुद्दा ज्यादा बनाते हो, चूंकि आपको पास कोई काम है नहीं गिनाने को। मुद्दे पर रहते हैं ना, गाजियाबाद और ट्विटर वाले मुद्दे पर रहते हैं, लेकिन सलमान निजामी जी जिन बातों का जिक्र अपने पहले रिमार्क के दौरान आप कर रहे थे, दरअसल उन बातों का जिक्र एफआईआर में है ही नहीं। पीड़ित पक्ष ने कहीं नहीं कहा है कि जय श्री राम मुझसे बुलवाया गया। दाढ़ी कटाने का जो मामला बार बार वायरल किया जा रहा है, वो उस बात का भी जिक्र नहीं है। मामला तो ताबीज से जुड़ा हुआ है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरा उनका सहयोग देंगे जहां भी उनको हमारी जरूरत होगी। हमें गौरव भाटिया जैसे तो कल तक भाजपा को कल तक गौरव भाटिया भाजपा को गाली देते थे और आज ये ऐसे दल बदलू को हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि सलमान निजामी जी, सुनिए, जानकारी जिस बात की नहीं थी, क्योंकि वो शख्स एक मुस्लिम है, उनका व्यक्तिगत ताबीज का विवाद, लेकिन आप लोगों को सूट करता है, इस वजह से आपको एफआईआर हो गई है आपके खिलाफ। आपको अंदाजा है इस बात का कि फेक न्यूज फैलाने के खिलाफ, मैं पढ़ देती हूँ, समाज में शांति भंग करने और धार्मिक समूहों को भड़काने के मकसद से आप लोगों की ओर से इस तरह के ट्वीट किए गए हैं, तब एफआईआर दर्ज हुई है। अब्दुल समद का बेटा बबलू जो कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं पुलिस झूठ बोल रही है, हम आपका माने या उनका माने। और दूसरा, हमने तो कंडेम किया था क्योंकि न्यूज ने उसमें मेंशन किया था, न्यूज ने उसको कोट किया था, मैंने कोट नहीं किया है।
मैंने कहीं भी कोट नहीं किया, मुझे आप सूली पे चढ़ा दीजिए। अब तो बचने की न्यूज कोशिश इंडिया कर टुडे रहे हैं ने ना आप। सर ठीक है, मैं तो कह रही हूँ कि पुलिस का वर्जन हम लोगों ने चलाया था, आपने क्यों नहीं अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि नहीं नहीं पूरा मामला पुलिस ये बता रही है? आपको पूरे मामले में क्लैरिफाई करना चाहिए ना सर। हमारे पास जैसे जैसे न्यूज आती है वैसे वैसे हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। पुलिस का जो वर्जन था हमने विस्तार से दिखाया था अपने दर्शकों को, लेकिन आप लोग सिलेक्टिव एक 2-4 लाइन लेकर उस पे लोगों की भावनाओं को भड़का देंगे, बाकी जगहों से कंडी काट लेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना सलमान निजामी। नहीं हुई क्या? पहलू खान की लिंचिंग नहीं हुई क्या? हर रोज मुसलमानों पे हमले नहीं हो रहे हैं देश में? अभी रोहन जी ने जो बात की, क्या वहां पर लाशें नहीं मेन मुद्दे पर रही है ना। मैं कह रही हूँ आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है इस तरह के फेक न्यूज फैलाने के मामले में, और आप बैठकर यहाँ पर इतिहास गिना रहे हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रोहन गुप्ता जी के पास आऊंगी। संजय त्यागी जी भी हाथ उठा रहे हैं। ठीक है सलमान निजामी जी, समझ गए मैं आपकी बात। इतिहास में मत जाइए, वर्तमान पर रहिए और फेक न्यूज फैलाने से बाज आइए। गौरव भाटिया जी ठीक है। अब चित्रा जी मैं बोलना चाहता हूँ, इनको शांत कराइए। देखिए चित्रा जी, व्यक्तिगत टिप्पणियां करी जाती हैं तो दिखाता है कि अंदर दम नहीं है, और अक्सर जो लोग कहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उन दीमकों को मारना और भगाना हमें आता है। तो उनकी बात का मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, प्लीज चित्रा जी इनको शांत कराइए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सलमान निजामी जी, और गौरव भाटिया जी की भी आवाज समझ में नहीं आएगी। एक बार उनको बोल लेने दीजिए फिर आइएगा। ठीक है सलमान निजामी, गौरव भाटिया जी। चित्रा जी मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपका। मेरे हाथ में वो कंप्लेंट है जो अब्दुल सैफी ने दी, इसमें ना तो कहीं जिक्र किया कि जय श्री राम का नारा जबरदस्ती बुलवाने का प्रयास हुआ और दाढ़ी काटी गई। और पवन दुग्गल जी यहाँ वकील हैं तो समझ पाएंगे, प्लीज शांत कराइए। नहीं चित्रा जी ये गलत बात है, आप डिबेट का संचालन प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। गौरव भाटिया जी वक्त की कमी रहेगी, आप बीच में रुकेंगे तो बाकी मेहमानों के पास में नहीं जा पाऊंगी। प्लीज अपनी बात जल्दी से खत्म करिए। मैं 4 बार उनको मना कर चुकी हूँ, आपने खुद भी सुना। प्लीज गौरव भाटिया जी, आप भी जानते हैं डिबेट कैसे होता है, प्लीज अपनी बात आगे। दूसरी बात, ये तथ्य भी दर्शकों के सामने आना जरूरी है कि पीटने वाले हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, इसलिए ये कोई धार्मिक मामला नहीं, और अरेस्ट भी दोनों धर्मों के लोगों की हुई। अब मैं आता हूं तीसरी बात, ये ओवैसी साहब ने एक ट्वीट किया, कहते हैं ये हिंदुत्ववादी गुंडे, अगर मैं इनको बोलूं इस्लामिक आतंकवादी तो कैसा लगेगा? इन लोगों की परेशानी क्या है चित्रा जी? अपराधी अगर मुस्लिम है, आतंकवादी भी क्यों ना हो, तो ये उसको विधिक सहायता देंगे, लीगल एड देंगे, ओवैसी जी ने दी थी। लेकिन अगर कोई हिंदू अपराधी है तो उसको हिंदू आतंकवादी बुलाएंगे। ये कौन सा चश्मा राहुल गांधी, ओवैसी, अखिलेश यादव पहनते हैं, जहां पे ये एक अपराधी का धर्म ढूंढ के फिर तय करते हैं कि पार्टी का स्टैंड क्या होगा। मैं एक उदाहरण देके अंत करूंगा। राजस्थान में रकबर खान और खेताराम दोनों की लिंचिंग हुई। राहुल गांधी ने रकबर खान पे ट्वीट किया, खेताराम पे उनके मुंह में दही जम गई, और खेताराम की गलती इतनी थी कि वो जिस महिला से प्यार करता था वो मुसलमान थी, और सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। यही इनका दोहरा चरित्र है जो उजागर होना चाहिए। धन्यवाद। रोहन गुप्ता जी अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, अनुराग भदौरिया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज उनका ऑडियो दिया जाए। लेकिन रोहन गुप्ता जी, महत्वपूर्ण है ना, देखिए राहुल गांधी जी की ओर से ट्वीट किया जाता है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। और नीचे जो उन्होंने कोट किया है एक आर्टिकल जिसमें लिखा गया है, जय श्री राम ना कहने पर बुजुर्ग की पिटाई, कनपटी पर बंदूक रखकर काटी दाढ़ी, गाजियाबाद पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। लेकिन गाजियाबाद पुलिस का जो वर्जन था उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं होता है। 15,000 से ज्यादा लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, 11,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है और 46,000 से ज्यादा लोगों की लाइक है इस पर। आप समझ रहे हैं कि अगर बड़े बड़े नेताओं की ओर से इस तरह के मामले में कोई भी बातें लिखी जाएंगी तो उसका असर क्या पड़ता है रोहन गुप्ता जी? और राहुल गांधी जी के इस ट्वीट को अगर हम किनारे कर दें, 2 आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्यों करते हैं लोग ऐसा? फेक न्यूज फैलाने की क्या जरूरत है रोहन गुप्ता जी? देखिए चित्रा जी, मैंने मेरी बात की शुरुआती वहीं से की। राहुल जी ने जो बात कही वो हिंसा के खिलाफ बात की है कि कभी भी जो हिंदू जो है या राम भक्त है कभी हिंसा नहीं करेंगे, उनकी बात थी। दूसरा, यहाँ पे जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं चित्रा जी, मुझे बताइए, जो आप बोलेंगे कि मुद्दे से मैं क्लियर पूछ रहा हूँ
क्या राम जी के चंदे के साथ खिलवाड़ करना फर्जीवाड़ा नहीं है क्या? तब आपका हिंदुत्व कहाँ का? भगवान राम जो हिंदुत्व आपको सुहाता है वही आप बीच में आते हैं, तब तक आप चुप हो जाते हैं। अब बताइए वो फर्जी खबर है, भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तब आप चुप बैठते हैं। मेन मत मुद्दे करिए पर ही हिंदू रहते हैं। देश का हिंदू राहुल गांधी मेन मुद्दे पर ही रहते हैं। अब अपने कांग्रेस के नेताओं पर रहिए ना रोहन गुप्ता जी, मेन मुद्दे पर रहते हैं ना। बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बीच में क्या तो आग लग जाती है, बोला रहे आप, आग लग जाती है। ठंडा दिया है राहुल गांधी, एडवाइस दे रहे थे, ठंडी दी है। गौरव भाटिया जी उनकी बात सुन लीजिए मैं प्लीज। बिल्कुल कुछ नहीं बोला। नहीं, आप अपने नेताओं पर रहिए। रोहन गुप्ता जी, आप चूंकि कांग्रेस पार्टी आजकल बहुत अग्रेसिव तरीके से ट्विटर पर लगातार सरकार को घेर रही है, वो तो दिख रहा है, लेकिन फेक न्यूज का सहारा तो नहीं लेना इसके लिए। बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि जो एफआईआर में कहा गया पुलिस द्वारा उसके ऊपर एक्शन होनी, हम साथ में। मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूं कि आप जब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तब सारे मुद्दे पे करिए ना। क्या ये फर्जी खबर है कि राम मंदिर में घोटाला हुआ? नहीं हुआ है, तो आप बताइए कि उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है भाजपा की? मुद्दा यहाँ पे क्या है? मेन मुद्दे पर आते हैं, राम मंदिर पर आप कहाँ जा रहे हैं? कल ही हम सबने राम मंदिर के मुद्दे पर डिस्कशन किया था। मेन मुद्दे पर रहते ना, आप अपने नेताओं से बोलिए ना, आप अपने नेताओं से बोलिए ना रोहन गुप्ता जी, आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, किस तरह की फेक न्यूज फैलाने से बचे। दो लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। संगीत रागी जी, वक्त की कमी है, ठीक है, क्योंकि आप बार बार राम मंदिर पर जा रहे हैं, मुद्दे पर नहीं है। संगीत रागी जी, सरकार एक्शन ले, सिर्फ ऑप्टिक्स ना बताए। संगीत रागी जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, क्योंकि बीते दिनों हम सब ने देखा था मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग किस तरह से बीजेपी के नेताओं पर लगा दिया था ट्विटर इंडिया ने। तो क्या ये जो एक्शन हुआ है उसको उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि दरअसल जो तुमको हो पसंद वो बात हमने नहीं की, इस वजह से ये स्थिति हो गई है? नहीं, देखिए चित्रा जी, कई प्रकार के प्रश्न है, क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं बहुत शंकराचार्य सरस्वती जी क्या करे वो भी बता दीजिए। लगे आप भारतीय राजनीति में शंकराचार्य सरस्वती जी ने क्या बोला वो भी बता दीजिए ना। इतना नीचे है कि आज के दिन में राहुल गांधी पर कोई विश्वास करने वाला है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि एक अदना सा एक राजनीति जो गली मोहल्ले की राजनीति करने वाले लोग हैं, उससे भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी कांग्रेस नेतृत्व का आज के दिन में हो गया है। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के आरोप लगा रही है, राम मंदिर के मुद्दे चंदे के ऊपर आरोप लगा रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है राम मंदिर को लेकर? ठीक है सर, राम मंदिर पर नहीं जाते, मेन मुद्दे पर रहते हैं, ब्रेक के लिए जाना है मुझे। संगीत रागी जी जल्दी से, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। पवन दुग्गल जी से एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट मुझे लेना है, अपनी बात पूरी कर दीजिए जल्दी से। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली कौन पार्टी बात कर रही है? जो बंगाल में सबसे ज्यादा जाति धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता वो आज हिंदू मुस्लिम की बात करे। चलिए ठीक है, इस पर आगे बढ़ते हुए, ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए क्लोजिंग कमेंट पवन दुग्गल जी आपका, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे के पूरे मामले में सरकार की पुलिस की ओर से जब पक्ष सामने आ गया, उसके बावजूद मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग तमाम उन वीडियोस पर जो लगातार फेक न्यूज के जरिए फैलाए जा रहे थे, ट्विटर इंडिया की ओर से नहीं लगाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। अब इससे बड़ा सबक ट्विटर इंडिया क्या लेगी, क्या लगता है आपको? सबक ये है, आग अब उनके घर के अंदर पहुंच गई है। जितनी जल्दी आग को वो बुझा लें अच्छा है, जितनी जल्दी लॉ के साथ कंप्लाई करें उतना उनके लिए फ्यूचर लॉसेस जो होंगे वो कम होते जाएंगे। वरना एक बार आपका अंबार खुल गया है तो बाढ़ अंदर आ जाएगी, मुकदमों का सैलाब आ जाएगा और आप अगले कई साल सिर्फ मुकदमे और क्रिमिनल कंप्लेंट्स और एफआईआर ही लड़ते रह जाएंगे। कहीं ना कहीं जो सेंट्रल प्रिंसिपल है, आपने भारत में व्यापार करना है, आपका स्वागत है, लेकिन भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय साइबर लॉ का पालन करिए, वरना कानून की परिस्थितियों का सामना करिए। बिल्कुल, और भारत के कानून से ऊपर कोई हो नहीं सकता है। भारत में जो भी लोग अगर इस तरह से आकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं, इस बात को ट्विटर इंडिया को समझना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है। अगर कुछ लोगों पर आप मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाएंगे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की सफाई के बावजूद अगर उस तरह के वीडियोज नहीं हटाए जाएंगे तो यकीनन आपसे सवाल पूछे ही जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सरकार की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही उतनी ही बनती है, और वहीं विपक्षी पार्टियों को भी सोचना होगा। चुनाव अपनी जगह, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं किया जाए, क्योंकि इसका शिकार आम आदमी होता है। जंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या ट्विटर अफवाह फैलाने का अड्डा बन गया है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 82% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 18% ने नहीं कहा है। कोई भी खबर हो, उसमें अगर गलत बातें निकलकर सामने आती हैं या अफवाह निकलकर सामने आता है तो यकीनन उसको रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी बड़े आग का रूप ले सकती है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।